हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करिश्मा गुप्ता। आई एम योर न्यू कॉमर्स एजुकेटर। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इन सब का बेनिफिट ले सकें। ठीक है, देखिए हमने 11th की अकाउंट्स की सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें मैं आपको 11th के जितने भी अकाउंट्स के टॉपिक हैं वन बाय वन मैं आपको वो सारे कवर करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि नाउ दैट टाइम जो बच्चों की क्लासेस चल रही है उनमें बच्चों को इतना समझ में आता नहीं है। ठीक है, तो मेरा सिर्फ पर्पज़ यही है कि मैं 11th अकाउंट्स जो कि बेस होता है अकाउंट्स का या फिर कॉमर्स स्ट्रीम का, तो मैं उस आप सबको वो चीज़ क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो उसी का एक टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, IFRS। IFRS क्या होता है? देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS ये थोड़ी बहुत कॉमनी टर्म होती हैं। ठीक है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं पूरी तरीके से ट्राई करूँगी, वी विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर एवरीथिंग क्लास। ठीक है, क्लियर एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी उन प्रॉब्लम्स को सॉर्टे कर सकूँ, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS। देखिए, हमने कल पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है जो कस्टम के द्वारा किसी भी कमेटी के द्वारा दी होती है, जिसको फॉलो करके सारी की सारी बिजनेस फॉर्म्स अपना क्या करती है, अकाउंट्स को बनाती है। ठीक है, लेकिन अब देखिए, अब ना हमारा जो बिजनेस हो गया है वो ग्लोबलाइज हो गया है, नेशनल है ना, इंटरनेशनल लेवल पे हम बिजनेस करते हैं। ठीक है, अब हर एक देश के अपने अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो IFRS क्या करता है, ये प्रॉब्लम को, जो इंटरनेशनल लेवल के अलग रूल्स हैं और नेशनल लेवल के अलग रूल्स हैं, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IFRS आए हैं, जो कि किसके द्वारा दिए गए हैं, आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल IASB। ये किसके द्वारा दिए गए हैं, आपके IASB, ये इनके द्वारा आपके दिए गए हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ये IFRS आपको क्या करते हैं, एक कॉमनली गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, जिस पर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे दोनों पर ही आप क्या करते हो, इनको फॉलो करते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं 90% अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसके अंदर शामिल होते हैं, बस थोड़े से रूल्स चेंज हो गए हैं। ठीक है, जो कि ये इसलिए भी यूज़ किए जाते हैं ताकि अगर हम एक देश से दूसरे देश में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, उन्हीं इन सारी गाइडलाइंस को यूज़ करके हम लोग क्या कर सके, अपने बिजनेस अकाउंट्स को बना सकें। ठीक है, इससे हमारी कन्फ्यूजन नहीं होती और हमारे अकाउंट्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मिसमैच नहीं होता, हम इंडियन और बाहर इंटरनेशनल बिजनेस में कोई मिसमैच नहीं होता, अकाउंट्स में कोई मिसमैच नहीं होता। ठीक है, तो अब देखिए, अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी, मैंने आपको यही बताया कि IFRS क्या होते हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा दिए गए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें वाइड रेंज हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो देखिए आज नीड क्या होती है इनकी, क्या क्यों ज़रूरत पड़ी हमें IFRS की। देखिए, ईजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट। देखिए, अब नाउ दैट टाइम हम अगर अपने अपने ही नेशनल में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ग्लोबली कैपिटल मार्केट में जाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे इजीली अपना काम करना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ IFRS हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि IFRS आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सेम गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा, ईजी टू मेक कंपेरिजन। अब देखिए, आपका एक बिजनेस आपने अब्रॉड में लगा रखा है और एक बिजनेस आपका इंडिया में है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ IFRS आप अपनी अब्रॉड वाली टर्म का और यहाँ वाली टर्म का, ठीक है, बिजनेस फॉर्म का क्या कर सकते हो, कंपेरिजन कर सकते हो। ईजिली आप उस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो और आगे यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सही बात है। आप ये बताइए कि कोई भी आपने अकाउंट्स बनाए इंडियन लेवल पे, आपने जो टर्म्स यूज़ की, ठीक है, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे आपने जो टर्म्स यूज़ की, अगर वो सेम होती है तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप करते हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप जो बनाते हो वो यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी। ठीक है, अलग अलग नहीं होगी। अगर IFRS आप नहीं लेते हो, ठीक है, तो जो रिपोर्ट आप बनाओगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, जिससे उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी ही नहीं ना, और फिर आप कोई डिसीजन भी नहीं ले पाओगे, वो डिसीजन लेने में डिफिकल्टी होगी आपको। ठीक है, और तीसरा क्या है, ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ असेट। देखिए, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वो आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट को लेके चलने के लिए कहते हैं, जबकि IFRS आपको क्या बोलते हैं, वो करंट कॉस्ट को लेके चलते हैं। ठीक है, तो जब हम करंट कॉस्ट पर कोई भी असेट की वैल्यूएशन करते हैं तो वो हमें ट्रू और फेयर वैल्यू देता है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ IFRS हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है कि हमें अपनी असेट्स का ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन मिल जाता है, क्योंकि ये करंट वैल्यू को लेकर चलता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आपका, डिफिकल्ट टू कमिट फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन दी अकाउंट। देखिए, जब प्रॉपरली सारी चीज़ें सही होंगी, हमारे असेट्स की भी सही वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके हम अपने अकाउंट बनाएंगे,
तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के भी लिए कि वो आपके फर्म में फ्रॉड कर सके या मैनिपुलेशन कर सके किसी भी तरीके का अकाउंट्स में। ठीक है, यहाँ तक कि कंपनी खुद भी नहीं कर सकती अपने अकाउंट्स को कम दिखाने के लिए, ज़्यादा दिखाने के लिए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखाने के लिए कंपनी खुद भी ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, तो IFRS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेशनल लेवल पे, ताकि आप उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करके अपने अकाउंट्स को यूनिफॉर्म रख सको, उनमें कंपैरिजन, उनके लिए कंपैरिजन कर सको। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी इन अ कमेंट सेक्शन क्लास। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।